नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बिहार विधानसभा की 10 सीटों पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 21 तारीख को बिहार की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसकी गिनती हो रही है। बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में भी हुए उपचुनावों में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 4 राज्यों में विधानसभा की 18 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। सभी 18 सीटों के लिए वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी गई है। विधानसभा की 18 सीटों के लिए वोटों की गिनती हो रही है। इसमें बिहार की 10, मध्य प्रदेश कर्नाटक की 3 और पंजाब की 2 सीटें शामिल हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव में कुल 94 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। यहां 10 सीटों के नतीजे आ जाएंगे। उसमें छपरा, बांका, राजनगर, हाजीपुर और मोदीनगर शामिल हैं। इसके अलावा जाले, परबत्ता, मोहनिया, भागलपुर और नरकटियागंज विधानसभा सीटों के लिए भी आज वोटों की गिनती हो रही है। इस बार आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस ने बीजेपी के गठबंधन के खिलाफ महागठबंधन बनाया है। जेडीयू और आरजेडी ने 4 सीटों पर किस्मत को आजमाया है। वहीं कांग्रेस ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जेडीयू ने हाजीपुर, जाले, परबत्ता और मोहनिया विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। वहीं छपरा, बांका, मोदीनगर और राजनगर में आरजेडी उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जबकि भागलपुर और नरकटियागंज में कांग्रेस ने उम्मीदवारों को आजमाया है। परबत्ता और मोहनिया विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। वहीं छपरा, बांका, मोदीनगर और राजनगर में आरजेडी उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जबकि भागलपुर और नरकटियागंज में कांग्रेस ने उम्मीदवारों को आजमाया है। बीजेपी ने 10 में 9 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि परबत्ता सीट पर एलजेपी चुनाव लड़ रही है। छपरा विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यहां आरजेडी उम्मीदवार और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह की किस्मत दांव पर लगी है। रणधीर सिंह का सीधा मुकाबला बीजेपी के कन्हैया सिंह से है, जबकि जाले सीट पर जेडीयू के ऋषि मिश्रा का बीजेपी के रामनिवास प्रसाद से सीधी टक्कर है। वहीं बांका सीट पर बीजेपी के रामनारायण मंडल का आरजेडी के इकबाल हुसैन अंसारी से सीधा मुकाबला है। परबत्ता विधानसभा सीट की बात की जाए तो यह मुख्य मुकाबला जेडीयू के आरएन सिंह और एलजेपी के सोहेली मेहता के बीच है। भागलपुर विधानसभा सीट पर कुल 7 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस के अजीत शर्मा और बीजेपी के नभय कुमार चौधरी के बीच है। राजनगर सुरक्षित सीट पर आरजेडी के राम अवतार पासवान और बीजेपी के रामप्रीत पासवान के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। मोहिउद्दीन नगर विधानसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर है। मुख्य मुकाबला बीजेपी के राजेश कुमार सिंह और आरजेडी के अजय कुमार बुलगाकनीन के बीच है। वहीं हाजीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के अवधेश कुमार का जेडीयू के राजेंद्र राय के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। मोहनिया विधानसभा सीट पर बीजेपी के निरंजन राम और जेडीयू के चंद्रशेखर पासवान के बीच में सीधी टक्कर है। नरकटियागंज विधानसभा सीट पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई है। यहां बीजेपी के रश्मि वर्मा और कांग्रेस के मोहम्मद फखरुद्दीन के बीच में मुख्य मुकाबला है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए भी आज वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पंजाब में विधानसभा की 2 सीटों, पटियाला और तलवंडी साबो उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। पंजाब में सबकी निगाह पटियाला विधानसभा उपचुनाव पर टिकी है। यहां से पूर्व विदेश राज्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर किस्मत आजमा रही हैं। परनीत कौर अकाली दल के भगवान दास जुनेजा और आम आदमी पार्टी के हरजीत सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कर्नाटक विधानसभा की 3 सीटों, चिक्कोडी, सदालगा, शिकारीपुरा और बेल्लारी ग्रामीण पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है। सभी निगाहें शिकारीपुरा सीट पर टिकी हैं, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र किस्मत आजमा रहे हैं। भारत चीन की सीमा से दोनों देशों के सैनिकों की हाथापाई की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर दोनों देशों के जवान सीमा पर एक दूसरे से उलझने की कोशिश कर रहे हैं। चीन का एक सैनिक बॉर्डर पर बनी पत्थर की दीवार से पत्थरों को हटा रहा है। इसी बीच भारतीय सैनिक उसे पीछे हटने के लिए कहता है। जब चीनी सैनिक की बात नहीं सुनता तो हंगामा शुरू हो जाता है। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे की भाषा समझने में नाकाम है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से साफ जाहिर है कि कोई किसी से कम नहीं रहना चाहता। जवानों के बीच जुबानी जंग भी एक चीनी सैनिक लात मारकर सीमा पर बनी दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे ऐसा करने से भारतीय सैनिक रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। फिर क्या था, भारतीय जवान चीनी सैनिकों की तरफ मानो टूट पड़े। 19 मिनट का ये वीडियो कितना सही है इसका दावा हम नहीं कर रहे, लेकिन तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि कभी भी खूनी जंग शुरू हो सकती है।
सारा विवाद इस दीवार को लेकर शुरू हुआ। चीनी सैनिक इस दीवार को नई मानकर इसे तोड़ने पर लगे थे और भारतीय सैनिक इसे पुरानी बता रहे थे। अपनी सीमा में चीनी सैनिकों को लेकर भारतीय जवान आग बबूला हो गए। दीवार पर चढ़कर भारतीय जवान ने चीनी सैनिक को धक्का देकर भगाने की कोशिश भी की। पूरे 19 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा। इसके बाद सीमा पर क्या हुआ हमको नहीं पता। इस वीडियो में कितनी सच्चाई है हम ये भी नहीं जानते, लेकिन अगर वीडियो सही है तो सीमा पर सब कुछ ठीक होने का दावा सच तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान की ओर से चौथे दिन भी फायरिंग जारी है। फायरिंग में एक नागरिक जख्मी हो गया। पाकिस्तान ने आरसपुरा सेक्टर, अरनिया सेक्टर में फायरिंग की है। बीएसएफ की 35 चौकियों को निशाना बनाया गया। बीएसएफ की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। बॉर्डर पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आरसपुरा के बाद जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की गई। कई राउंड फायरिंग के बाद अलावा मोर्टार से गोले भी दागे गए। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही फायरिंग से स्थानीय लोगों का बुरा हाल है। लोग रात रात भर बंकरों में छिपकर रहने को मजबूर हैं। इस घटना से आरसपुरा और उसके आसपास के स्थानीय लोग काफी दहशत में हैं। सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग से इलाके के लोग दहशत में हैं। खौफ में जी रहे कई लोगों ने घरों को छोड़ने की योजना भी बना ली है। ताजा फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बीएसएफ के डीजी के मुताबिक 16 जुलाई से अब तक यानी करीब 40 दिन में 30 बार बॉर्डर पर पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि हमारे जवान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने डीजी से बात की थी। सीजफायर उल्लंघन पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब समय आ गया है कि पीएम मोदी अच्छे दिन लाने के वादे को साबित करें। पाकिस्तान के लगातार सीजफायर तोड़ने पर रक्षा मंत्री ने एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की किसी उकसावे की कार्रवाई का जरूरत के हिसाब से ही जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के सीजफायर के उल्लंघन से नाराज लोगों ने कानपुर में पाकिस्तान का पुतला फूका। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे सीजफायर के उल्लंघन के विरोध में उधमपुर में प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां लगातार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों का खूनी खेल भी जारी है। कुपवाड़ा में सेना के जवानों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ कई घंटे तक चली। मुठभेड़ में सेना के जवानों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू में बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए बीएसएफ के जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सीमा सटे जंगल में कई और आतंकियों के छिपे होने की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में धर्म संसद का आज दूसरा और आखिरी दिन है। साईं विवाद को लेकर कल धर्म संसद में मंथन हुआ। धर्म संसद में शिरडी साईं ट्रस्ट की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा, लेकिन अखबार में दिए गए एक विज्ञापन को साईं ट्रस्ट का पक्ष मानते हुए धर्म संसद में मंथन किया गया। धर्म संसद शुरू होने से पहले अलग अलग अखाड़ों के प्रमुखों से कहा गया कि अगर कोई साईं को गुरु मानकर पूछता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साईं का मंदिर बनाकर उन्हें भगवान का दर्जा देना और वैदिक मंत्रोच्चार से उनकी पूजा करना गलत है। धर्म संसद में 5 पीठ के शंकराचार्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। साथ ही सभी 13 अखाड़ों से प्रतिनिधि और महामंडलेश्वर भी कवर्धा पहुंचे। धर्म संसद शुरू होने से पहले कवर्धा में शानदार शोभा यात्रा निकाली गई। द्वारकापीठ से शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती रथ में आगे आगे चल रहे थे। पीछे भारी संख्या संत और कलश लेकर महिलाएं चल रही थी। यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के राजनीतिक प्रस्ताव से लव जिहाद शब्द हटाकर इसे पास किया गया। वृंदावन में जब बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू हुई तो एजेंडे में साफ साफ लव जिहाद का जिक्र किया गया। कल समापन दिवस के इस दिन पर चर्चा के बाद प्रस्ताव पास करना था। लव जिहाद का इस्तेमाल विश्व हिंदू परिषद और धर्म जागरण मंच जैसे संघ परिवार के संगठन करते हैं। इसके मुताबिक बहुसंख्यक समुदाय की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के उनका धर्मांतरण कराते हैं, जो लव जिहाद है। राजनीतिक प्रस्ताव से लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं होने पर बीजेपी ने सफाई दी है। यूपी बीजेपी के महामंत्री और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने कहा कि शब्दों पर नहीं जाएं, भावनाएं समझें। शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, इस पर मैं समझता हूं उसमें भाव क्या है और उत्तर प्रदेश में जो यह गंभीर विषय है इस पर कैसे हम सब लोगों ने यहां पर चिंता व्यक्त की है। अपने यंगस्टर्स, चाहे वो युवतियां हों चाहे नवयुवक हों, उन सबको इसके प्रति आगाह किया है। भले बीजेपी ने अपने प्रस्ताव से लव जिहाद शब्द हटा दिया हो, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर कोसा। लव जिहाद पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अजीब बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि हेमा मालिनी की फिल्मों के गाने सुनने के बाद तो प्यार बढ़ेगा ही। एक और किताब यूपीए सरकार की और कांग्रेस की फजीहत करा सकती है। किताब पूर्व कैग विनोद राय ने लिखी है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में राय ने खुलासा किया कि कोलगेट और कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर घोटाले को लेकर उन पर काफी दबाव था।
पूर्व कैग विनोद राय ने खुलासा किया है कि यूपीए के नेताओं ने उनके ऊपर कोलगेट और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में कुछ नामों को हटाने के लिए दबाव डाला था। हालांकि विनोद राय ने उन नेताओं के नाम बताने से इनकार कर दिया। पूर्व कैग विनोद राय ने कहा कि नेता मेरे घर आए, मुझसे कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स और कोयला आवंटन की रिपोर्ट से जुड़े कुछ लोगों के नाम हटा दीजिए या उन्हें बचा लीजिए। पूर्व कैग विनोद राय ने यह भी कहा कि पीएम की जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण होती है और हर कदम में आखिरी फैसला उन्हीं का होता है। मनमोहन सिंह ने कुछ मामलों में फैसला किया और कुछ में नहीं। पूर्व कैग विनोद राय की किताब नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट 15 सितंबर को रिलीज हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पूर्व सीएजी विनोद राय ने खुलासे के बाद हमारे आरोपों पर मोहर लग गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी शुरू से कह रही थी कि घोटालों को छुपाने के लिए यूपीए सीएजी पर दबाव बना रही थी। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि अगर विनोद राय पर किसी नेता ने दबाव बनाया था तब वो चुप क्यों बैठे रहे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूर्व कैग विनोद राय से गुजारिश की है कि वो उन लोगों के नाम का खुलासा करें जिन्होंने उन पर नाम हटाने के लिए दबाव डाला था। महाराष्ट्र के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में ओम प्रकाश कोहली ने कार्यभार संभाल लिया। ट्रांसफर किए जाने से नाराज के शंकर नारायणन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। शंकर नारायणन का तबादला मिजोरम किया गया था। राष्ट्रपति भवन से शनिवार की आधी रात महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायणन के तबादले का आदेश जारी हुआ था। शंकर नारायणन का कार्यकाल 2017 में समाप्त हो रहा था और महाराष्ट्र से मिजोरम ट्रांसफर किए जाने से वो अपमानित महसूस कर रहे थे। हरियाणा के पानीपत में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विजय संकल्प रैली में हुंकार भरी। रैली में मोदी के सामने हूटिंग से बौखलाए हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हूटिंग उनका नहीं, हरियाणा की जनता का अपमान था। वहीं हूटिंग मामले में पीएम मोदी पर निशाना साधने वाले हुड्डा पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि चुनाव में हरियाणा की जनता तय करेगी उसे हुड्डा से बदला लेना है बीजेपी से। वहीं सीएम हुड्डा ने कहा कि कर्ज से हरियाणा के किसानों को निजात दिलाने के लिए वो जल्द ही एक प्रोग्राम का ऐलान करने वाले हैं। हुड्डा बोले कि 1 नवंबर से सामाजिक कल्याण के लिए दी जा रही सभी पेंशन की रकम 1000 से 1500 रुपए कर दी जाएंगी। अमित शाह आज कठुआ में कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां कांग्रेस के पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अपनी टीम बनाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन करने वाले हैं। संसदीय बोर्ड ही बीजेपी में अहम फैसले लेता है। कहा जा रहा है कि अमित शाह संसदीय बोर्ड में नई पीढ़ी को मौका दे सकते हैं। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को बोर्ड में रखा जाएगा या नहीं, इसे लेकर कई तरह के कयास चल रहे हैं। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाने का दावा किया है। उपाध्याय ने कहा कि उपराज्यपाल बुलाते हैं तो फिर दावा किया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले 5 सालों में देश भर में 15,000 किलोमीटर तक गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल एम्स में रूटीन मेडिकल चेकअप हुआ। डॉक्टर्स की टीम ने उनकी जांच की। हर 3 महीने पर पीएम का एम्स में रूटीन चेकअप होता है। विधानसभा चुनाव लड़ने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राज ठाकरे ने यू टर्न ले लिया। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव का टिकट पाने के लिए दावेदारों का इंटरव्यू लिया। नागपुर में विदर्भ क्षेत्र के लिए इस इंटरव्यू में करीब 200 दावेदार पहुंचे थे। जजों की नियुक्ति का सिस्टम बदलने से जुड़े बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। जनहित याचिका में कहा गया है कि यह बिल संविधान के मूल स्वरूप के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का निर्देश दिया गया है ताकि उसकी स्वतंत्रता बनी रहे। आपको बता दें कि हाल ही में संसद ने न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल को पास किया है। इस बिल के प्रभावी होते ही जजों की नियुक्ति के लिए पुराना कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा। यूपीए सरकार के दौरान कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। मुंबई के चेंबूर इलाके में देर रात हुई एक चलती कार में अचानक आग के गोलों में तब्दील हो गई। लखनऊ में एक i10 कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जयपुर के सिटी पैलेस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पैलेस के संग्रहालय में लगी आग धीरे धीरे महल के बाकी हिस्सों में भी फैलने लगी। छत्तीसगढ़ के भाटपारा में सड़क हादसे में छात्र की मौत पर जमकर बवाल हुआ। मौत से गुस्साए
इलाके के लोगों ने 2 बसों को आग के हवाले कर दिया। सौटपुरा मेन रोड पर तेज रफ्तार बस ने 11वीं के एक छात्र को कुचल दिया था। छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। बिहार के नालंदा में लोगों ने सड़क पर छात्र के शव को रखकर जाम लगाया और हंगामा किया। 12 साल के छात्र की स्कूल से लौटते वक्त डूबने से मौत हो गई थी। अपनी बहादुरी से बदमाशों को परास्त करने वाली मेरठ की मर्दानी ममता यादव मुश्किल में है। मेरठ की मर्दानी ममता यादव का कहना है कि उस पर बयान बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। उसे राज्य सरकार की तरफ से दिया गया 1 लाख रुपए का इनाम भी वापस लिया जा सकता है। बिहार के छपरा में एक ऑटो ड्राइवर के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ऑटो ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी थी। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश की गई। पड़ोस का रहने वाला 40 साल का आरोपी नाबालिग के घर में घुस गया। राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार में स्कूल कैब के ड्राइवर पर एक मासूम को पीटने का सनसनीखेज आरोप लगा। दिल्ली के जीटीबी नगर एनक्लेव में पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ। जीटीबी अस्पताल के गेट नंबर 3 के ठीक बाहर मेन रोड पर पानी की पाइपलाइन के पीने का पानी बर्बाद होता रहा। सड़क पर पानी घंटों बर्बाद होता रहा। आने जाने वाले लोग पानी पी रहे थे, हाथ धोने में लगे रहे। यहां तक कि दिल्ली जल बोर्ड का एक टैंकर भी पास से गुजरा, लेकिन किसी ने शोर गौर नहीं किया। चंडीगढ़ में हिमाचल रोडवेज की बस और स्विफ्ट कार के बीच में हुई जोरदार टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। 15 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं।